गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड हाउ टू फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। ठीक है, बेसिकली ये है क्या चीज। हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें ऑर्डर प्लेस करने में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आए। अब आप ओवरऑल कॉस्ट के बारे में समझिए। पहले ओवरऑल कॉस्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या टर्म्स आते हैं। देखिए, जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है आपकी डिमांड। आपकी कितनी है, जो कि आपकी डिमांड है, उस डिमांड से जो भी आपकी डिमांड है उसकी यूनिट कॉस्ट कुछ होगी। जैसे एक पेन है, एक पेन की यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है, तो आपकी एक साल में डिमांड 10,000 की है, तो 10,000 में मल्टीप्लाई एक यूनिट की कॉस्ट, तो आपको 10,000 यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी। प्लस आप एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो एक बार में आप मान लीजिए क्यू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको टोटल कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़े, ये रेशियो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होल्डिंग कॉस्ट के बारे में, Q बाई 2 इंटू CH। अभी जो मैंने ये टर्म लिखा है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है, कैसे है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल से आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप घर में रहते हैं तो आपके घर में बहुत सी चीजों का कंजम्पशन होता होगा डेली बेसिस पे, जो पूरे साल होता है। ठीक है, आप वेजिटेबल्स लाते हैं, सब्जियां लाते हैं मार्केट से, आप आटा लेके मार्केट से आते हैं, और भी डेली यूज की बहुत सी चीजें होते हैं जिनका आपके घर में कंजम्पशन होता रहता है। तो उस कंजम्पशन में से हम कोई भी एक प्रोडक्ट चुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आटे को ले लिया। ठीक है, फ्लोर, जो आपका आटा होता है, आपके घर में आटे का कंजम्पशन होता है, कुछ दिनों बाद वो आटा खत्म हो जाता है, आपको फिर से लाना होता है। ठीक, इसी तरीके से वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस एक साइकिल चलती रहती है, बट आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करिए। अब आप देखिए, आप एक आटे की बोरी लेके आते हैं, एक आटे की बोरी लेके जो आते हैं उसकी कॉस्ट होती है 250 रुपीज, एटलीस्ट 250 रुपीज का वो एक बोरी आती है। ठीक, डिमांड कितनी है 1, प्राइस कितना है एक का, ये सी, इसको बोलते हैं डिमांड, इसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, जो कि यहां टर्म में लिखा हुआ है। ठीक, डिमांड आपकी एक है और उसकी कॉस्ट एक यूनिट की इतनी है। अब आप ये बताइए, साल भर में एक बोरी तो चलती नहीं है, आपको एक बोरी में कितना 10 केजी आता है, 10 केजी की एक बोरी होती है, एक बोरी में 10 केजी आता है। ठीक है, तो ये बोरी मान के चलिए आपकी, मान लीजिए 30 डेज चली या 45 डेज चली, चलिए 30 डेज ही चलती है। हम मान के चलते हैं आपकी एक बोरी आटा जो आती है वो 30 दिन तक चलता है। तो हम पूरे साल का अगर कंसीडर करें तो साल में आपको कितनी बोरी की जरूरत पड़ती है 12, और जब हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, लगभग 3000 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट सिर्फ किसकी, डिमांड आपकी 12 हो गई, डी आपका 12 हो गया, और उसमें एक यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई 3000 आपका पर ईयर की कॉस्ट आ गई सिर्फ आटे की। ये वाला जो टर्म है वो मैंने निकाला। ठीक है, ये टर्म आपको क्लियर हो गया कि ये टर्म क्या है, टोटल डिमांड इनटू एक यूनिट की प्राइस, वो ये आ गया। ठीक है, जब बात करते हैं आप अपने घर की, तब आप कभी भी इन कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। डी बाई क्यू ये सब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, इन कॉस्ट के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ठीक, क्योंकि इनकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको अपने कंजम्पशन के लिए आप ये सब चीजें सोचते नहीं। लेकिन अगर सोचिए कि आपकी जो आटे की बोरी ला रहे थे, एक एक आटे की बोरी आप लाते जा रहे थे, अब आपके जो पड़ोसी हैं, ये सब चीजें मैं आपसे सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं, कुछ नहीं। ठीक, अब आपके पड़ोसी जो है वो आपसे कहते हैं, बेटा आप अपने लिए आटे की एक बोरी लाते हो, हमारे लिए भी आटे की एक बोरी ला दिया करो। इसी तरीके से 2-3, मतलब एक आपका पड़ोसी जब ये बोले, तब आपने दिमाग लगाना शुरू किया कि देखो, हम अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, ईओक्यू में प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ईओक्यू में सेल की बात नहीं होती, ईओक्यू में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात होती है।
तो हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, आप भी प्रॉफिट मत सोचिएगा। अब आप देखते हैं जैसे ही अपने घर के लिए जा रहे थे तब तक तो आप सिर्फ D इंटू सी पे रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही आपके पड़ोसी ने बोला कि बेटा मेरे लिए भी एक बोरी ला दिया करो, तो तुम ये सोचोगे कि यार मैं जाता हूं, 50 रुपीज का पेट्रोल लगता है, 50 रुपीज का पेट्रोल लगता है और वापस उस बोरी को लेके आता हूं, तो मैं एक बोरी लाता हूं अपने घर के लिए लाता हूं तो चलो वो पेट्रोल ठीक है, लेकिन मैं दूसरे के लिए भी ला रहा हूं तो मैं क्यों अपना पेट्रोल उसके लिए वो करूं? कम से कम अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मेरा कुछ लॉस तो ना हो। तो आप क्या करते हो, उसमें एक ऑर्डर कॉस्ट जो होती है उसको ऐड कर देते हो, सिर्फ इतना ऐड कर देते हो। ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है, एक बार आपका प्रोडक्ट खत्म हुआ, नए प्रोडक्ट को अपने घर तक लाने में जितने भी ओवरहेड चार्जेस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और भी अभी हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी लग रहा है। ध्यान रखिएगा, टाइम को भी हम कंसीडर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ टाइम भी आपका लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर करते हैं। अगर आपका जाना आना 50 रुपीज है तो एक तरीके से आटे की एक बोरी को लाना आपका 50 रुपीज का खर्चा हो रहा है, चाहे आप एक बोरी लेके आए, चाहे आप 2 बोरी लेके आए, चाहे आप 10 बोरी लेके आए। अगर एक बार आप जा रहे हैं मार्केट और वापस आ रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन 50 रुपीज लग रहा है। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी आप अपने में ऐड कर देते हैं कि अब हम इस ऑर्डर कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और अपने पड़ोसी से उतना पैसा लेंगे। हम सिर्फ D इंटू सी वाले फैक्टर को नहीं लेंगे। अगर आपने इसको लिया तो आप अपने पेट्रोल का खर्चा कहां जोड़ रहे हैं? आपको अपने पेट्रोल का खर्चा भी तो जोड़ना है कि आप मार्केट गए लेके आए उसको घर में दे दिया, ठीक है, तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और इसको जोड़ने का क्या होता है, जितनी बार आपने ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार आप उस कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही, जितनी आपकी डिमांड है और कितनी बार आप लेने की, एक बार में कितना लेके आ रहे हैं। अगर डिमांड आपकी 1000 है साल की और आप एक बार में सिर्फ 100 लेके आते हैं तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट टोटल कितनी हो गई? तो एक बार में 10 कॉल आ रहे हैं, 1000 लाने में आपको कितनी बार जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा 10 टाइम्स, ठीक है। और इस 10 टाइम्स ऑर्डर में एक ऑर्डर कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी टोटल आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल, ठीक। वही फंक्शन हमारा ये ऐड हो गया, ठीक, वही फंक्शन ये ऐड हुआ कि आपने इसमें अपनी ऑर्डर कॉस्ट को ऐड कर दिया। चलिए ठीक है, इतने तक तो आप समझ गए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा कि अभी तक आपने एक पड़ोसी के लिए अच्छाइयां की, जब आप अच्छाइयां करने पे आ जाते हैं तो सब आपकी अच्छाइयों का फायदा लेने लगते हैं। आपने अपने पड़ोसी को भी आटा देना शुरू कर दिया। अब आपके मोहल्ले के कई लोगों ने सोचा कि ये बेटा सबके यहाँ आटा, ये अपने पड़ोसी के आटा पहुंचा रहा है तो क्यों ना हमें भी नहीं दे सकता, हमें भी दे दे। और इस तरीके से कम मोहल्ले के 20 से 25 लोगों ने क्या किया कि आपसे कांटेक्ट किया कि आप आटा लेके आते हो तो हमारे लिए भी ला दो, हमको भी दे दो। तो आपको क्या लगा कि क्यों ना हम इससे अपना बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं, सबको आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो आप इससे कमाने का सोचने लगे, अब आप सिर्फ प्रॉफिट का सोचने लगे। तो उसके लिए आपने सोचा कि हम एक बार जाते हैं, 50 रुपए लगता है, कोई बात नहीं, हम 2 बोरी ला लेते हैं। अब हम ज्यादा से ज्यादा बोरी भी तो ला सकते हैं क्योंकि एक बार में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारी फिक्स है, उसमें हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, 10 लाख 20 लाख 50 रुपए हमारा एक बार में लगा। क्यों ना हम 2 बोरी की जगह, जो कि मैं अपने घर के लिए और अपने पड़ोसी के लिए ला रहा था, क्यों ना मैं मोहल्ले के लिए लाना शुरू कर दूं। जैसे आप अपने मोहल्ले के लिए लाना शुरू कर देंगे तो एकदम से तो ये नहीं कि आप जाके सीधे सबके यहाँ फेंक रहे, आप पहले लाएंगे, अपने घर में रखेंगे। तो अपने घर में जैसे ही आपने रखना स्टार्ट किया, आपके पिताजी ने आपसे क्या कहा कि बेटा तुम तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए, ऐसे नहीं तुम हमारी घर की जगह को यूज कर लोगे, तुम इस जगह को यूज करने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मींस यहां पे आता है होल्डिंग कॉस्ट का या कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मींस अगर आप अपने मटेरियल को जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो कहीं ना कहीं होल्ड करोगे, उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इस छोटे से एग्जांपल से समझिए कि आपको अपने घर में जगह चाहिए होगी। अगर बड़ी चीजें होगी तो गोडाउन की जगह, तो गोडाउन का किराया, गोडाउन में रहने वाला एक एम्प्लॉई है, सिक्योरिटी गार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो कि खराब हो जाता है तो उसके लिए प्रॉपर आपको एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये सब देखते हुए तुरंत आपका
एक कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। ठीक, ये कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है? ये कॉस्ट होती है, देखिए एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता है कि आपको कितनी कितनी यूनिट को होल्ड करना है। हो सकता है आप लाए और आपने सारा मार्केट में दे दिया, हो सकता है आप लाए और आपका पूरा होल्ड हो गया, आपको पूरे को रखना पड़ा। तो इसमें हम ये अजम्पशंस लेके चलते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री का एवरेज होल्ड करेंगे। हमें हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है हम उसके एवरेज को अपनी घर में, अपनी दुकान में या अपने जहां पे भी हमारा गोडाउन है वहां एवरेज इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? आप अगर 100 एक बार में लेके आ रहे हैं तो एवरेज हमेशा निकलता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक, तो आप एक बार में लेके कितनी आ रहे हैं? 100। तो सबसे मिनिमम कितनी? आप खाली आता है मिनिमम मतलब कितनी इन्वेंट्री हो सकती है? मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी है? आप लेके कितनी आ 100 बाई 2। मींस अगर देखा जाए इस कॉन्सेप्ट में तो आपको हमेशा जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उसका एवरेज मींस बाई 2 को ही होल्ड करना है। और होल्ड करने एक इन्वेंट्री की होल्ड करने की कॉस्ट है CH, तो Q बाई 2 को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी होगी? Q बाई 2 इंटू CH। इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये भी हमारा यहां पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक प्रोडक्ट होता है, आप जब उसकी टोटल, अब एक प्रोडक्ट को अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है, हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमेशा अब उसमें परचेज कॉस्ट, जो भी एक प्रोडक्ट आप लेके आएंगे उसमें हमेशा जो उसकी टोटल कॉस्ट होगी उसमें आप हमेशा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जब जोड़ेंगे तब आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो कम से कम आप अभी तक यहां तक ये समझें कि ये फॉर्मूला क्या है। ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मींस आप उस प्रोडक्ट को पे कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एक्चुअल मनी, इसको लेके आने की मनी और इसको अपने घर में होल्ड करने की मनी, वो तीनों ऐड होती हैं तब आती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं ईओक्यू को ड्राइव करने के फॉर्मूले पे। ईओक्यू को कैसे ड्राइव किया जाता है उस पे। तो सबसे पहले ईओक्यू को ड्राइव करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। अजम्पशंस हैं आपके, पहला, डिमांड हमेशा फिक्स रहेगी। मींस अगर आपसे एक साल में हम ये अजम्पशन मान के चलें तभी हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, डिमांड हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, मींस फिक्स रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अगर साल में आपको 1000 यूनिट की डिमांड है तो वो 1000 ही रहेगी। अगर 10,000 यूनिट की डिमांड है तो वो साल भर 10,000 रहेगी। ये नहीं कि पीछे किसी महीने में आपसे कह दिया जाए नहीं 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 अब हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, हम अपनी बात जो हमने स्टार्टिंग में तय की थी कि हम 1000 साल में लेंगे, नहीं अब हमें 2000 चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। पूरे साल यूनिफॉर्म डिमांड होनी चाहिए। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स रहनी चाहिए, ये तो सेकंड आपका अजम्पशन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप 100 यूनिट लेके आ रहे हैं तो कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन आप कहेंगे कि आप 1000 लेके आ रहे हैं तो कुछ और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब वो सिर्फ ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर आपका एक ऑर्डर है तो 50 रुपए, 2 ऑर्डर है 50, 3 ऑर्डर है 50, मतलब वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड है आपका होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आपकी पूरे साल कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, परचेज कॉस्ट इज आल्सो आपकी फिक्स रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है ऑर्डर आपका, मान के आपको चलेंगे कि जैसे ही आपने ऑर्डर आएगा वो एकदम से फिल हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें इसमें आप समझिए। ये है 0 इन्वेंट्री लेवल, ठीक, ये पोजीशन 0 है।
आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको ऑर्डर मिल गया, आपने फुल कर लिया, ये है आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्यू मैक्स। ठीक, यहां तक आपकी इन्वेंट्री फुल हो गई। मान लो यहां तक आपको 100 यूनिट का एक ऑर्डर था, 100 यूनिट का ऑर्डर था, वो आपने यहां पे फुल कर लिया। इसके बाद जैसे ही आपका ऑर्डर फुल हो गया, अब आपका कंजम्पशन स्टार्ट हुआ, कंजम्पशन स्टार्ट हुआ और जीरो आ गया। जीरो जैसे ही आया, उसी टाइम आपने अपने ऑर्डर को पहले से प्लेस करके रखा था। उस ऑर्डर को प्लेस करना कब करना है वो मैं अभी बताता हूं। पहले समझिए, आपने जैसे ही आपका ऑर्डर जीरो हुआ, आपकी नया ऑर्डर फिर से आ गया 100 का, फिर 100 का ऑर्डर आपने फिर से फुल कर लिया, फिर से उसका कंजम्पशन स्टार्ट हुआ, ऐसे जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये देखिए, आपको अपना ऑर्डर कब प्लेस करना है। एक आता है रीऑर्डर लेवल, मान के चलिए एक वर्ड आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब आप कब ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखिए, आपको अपने लीड टाइम को देखते हुए ऑर्डर प्लेस करना है। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया। जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लीजिए, आपको एक फोन खरीदना है, आज आपने फोन को खरीदा, ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन मिलता कब है आपको? मिनिमम 2 दिन 3 दिन, इतने दिन लगते हैं आपको उस प्रोडक्ट को रिसीव होने में। तो लीड टाइम आपका ऑर्डर प्लेस करना और आपको ऑर्डर रिसीव होने के बीच का जो टाइम होता है, उसको लीड टाइम कहते हैं। तो यहां पे अगर आपको पता है कि हम ऑर्डर जब भी प्लेस करेंगे, हमें ऑर्डर 3 दिन बाद मिल रहा है, हमने अगर आज ऑर्डर प्लेस किया तो हमें 3 दिन बाद ऑर्डर वापस, मतलब हमारा ऑर्डर जो है हमें रिसीव कब होगा? वो 3 दिन बाद होगा। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? आपको हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ती है जहां पे, अब जैसे ये मान लीजिए रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल, आपने इस जगह जैसे ही आप खर्च करते 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 इस पॉइंट पे आए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब 3 दिन लगेंगे, ये मान लीजिए ये जो ड्यूरेशन है, इसको टाइम को डिनोट करते हैं, ये आपका लीड टाइम है। इतने दिन में आ जाएगा। आपने यहां ऑर्डर प्लेस किया, आप अपना खर्च करते गए, जैसे ही यहां जीरो हुए, लीड टाइम भी पूरा हो चुका था, आपको ऑर्डर वापस मिल गया और आप फिर से फुल कर दिए। फिर यहां से आप कंजम्पशन करेंगे, खर्च करते रहेंगे। इस पॉइंट पे आते ही आपका क्या होगा? फिर से आप रीऑर्डर लेवल आ गया, आप तुरंत ऑर्डर प्लेस करिए, मुझे 100 क्वांटिटी की जरूरत है, ठीक है। फिर खर्च करते गए, जैसे आप जीरो पे आए, जैसे आपकी सारी यूनिट खत्म हुई, तुरंत आपका फिर से 100 आ गया। ठीक इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो जो रीऑर्डर लेवल होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है? वो फाइंड किया जाता है सबसे पहले तो लीड टाइम कितना है, लीड टाइम मल्टीप्लाई में किस चीज का करें? पर डे का कंजम्पशन। मींस अगर आपका लीड टाइम 3 दिन है, आपका लीड टाइम 3 दिन है, ठीक है, और आपका एक दिन का कंजम्पशन 10 यूनिट है, तो आपके पास कितनी यूनिट होनी चाहिए कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए? मतलब जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 3 दिन बाद आपको रिसीव होगा, तो मतलब आपको कितने दिन सर्वाइव करने हैं? 3 दिन सर्वाइव करने हैं। तो आपका डेली कंजम्पशन 10 है, आपको पता है एक दिन में 10 खत्म होते हैं, 3 दिन बाद आएगा, तो कम से कम आपको 3 दिन की इन्वेंट्री से जब आपके हाथ में हो तभी आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो अगर 100 यूनिट है तो पर डे का कंजम्पशन कितना हम बता रहे हैं? पर डे का कंजम्पशन डी है 10 यूनिट, तो आपका क्या है? 30 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। 30 यूनिट्स जब आपके पास अवेलेबल हो, इस जगह पे 30 यूनिट्स अवेलेबल है, आप तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपका 3 दिन के अंदर फिर से 10 20 बचे, फिर 10 बचे, और फिर जब जीरो हुआ तभी 3 दिन कंप्लीट हो गए और आपका ऑर्डर आ गया है। तो इस तरीके से आपको रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। इस तरीके से ये साइकिल है। ये आपकी हो गई क्यू एवरेज, मतलब एवरेज इन्वेंट्री लेवल हो गया। ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हो गया। ये आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल हो गया, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रीऑर्डर लेवल, टाइम, क्यू। ये एक तरीके से ग्राफिकली हम आपको समझा रहे हैं कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। अब ईओक्यू के बारे में हम बात करते हैं, हम ईओक्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ईओक्यू का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं।
सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? D इंटू सी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस आपकी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का क्यू एवरेज इंटू सी होल्डिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस फीचर में अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपकी परचेज कॉस्ट, ये है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये है आपकी कैरिंग कॉस्ट। ठीक, इन तीनों का समेशन आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब आपको ये देखना है इसमें जो ये है, ये पोर्शन है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका चेंज नहीं होगा। आपको 10,000 यूनिट चाहिए तो आपको 10,000 का पैसा पे करना पड़ेगा हर यूनिट के हिसाब से। आपको 20,000 चाहिए, आपको 20,000 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, तो हम इसको अभी निगलेक्ट कर देते हैं। आपकी कॉस्ट में ये जो टर्म है Q, ये जो टर्म है Q, ये वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है। आप 100 का ऑर्डर एक बार में प्लेस करिए, आप 200 का ऑर्डर एक बार में प्लेस करिए। इसकी वजह से ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको पहले देखते हैं। हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जिसमें ये होगा क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ड्रॉ करेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, हमको पूरे ईयर में 1000 यूनिट्स की जरूरत है। ठीक, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है 20 रुपीज और एक प्रोडक्ट को होल्ड करने की कॉस्ट है 4 रुपीज। ठीक, अब इस तरीके से समझते हैं, गिवन है डिमांड, ये सारी चीजें दी हैं। अब देखिए कि पहले हम ऑर्डरिंग के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। 1000 यूनिट हमें साल में चाहिए। अगर हम कम क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करेंगे, मींस मान के चलिए आप 10 क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? D/Q। एक बार में आप 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, ये तो 1000 है। एक बार में आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? 10। तो आपके ऑर्डर टोटल कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए आपके, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए आपके 100 ऑर्डर प्लेस करने हैं। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 20, 100 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2000। मींस जब आपके ऑर्डर क्वांटिटी कम है, सब कम ऑर्डर क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत हाई रहती है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाती जाइए, 10 की जगह 20 कर दीजिए, 20 की जगह 30 कर दीजिए या 50 कर दीजिए, जैसे जैसे ये बढ़ाती जाएगी क्वांटिटी जो है, इसको बढ़ाती जाएगी, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते जाएंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते जाएंगे, अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते जाएंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। मींस क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती चली जाएगी। ठीक, बट उसी की जगह आप होल्डिंग कॉस्ट को देखिए। अगर आप क्वांटिटी कम ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार में 10 यूनिट मंगा रहे हैं, तो 10 यूनिट मंगा रहे हैं तो 10 यूनिट में होल्ड आपको कितने करने पड़ेंगे? एवरेज, तो 10 मंगा रहे हैं, 10 का एवरेज कितना होगा? 5। तो आपको 5 यूनिट्स होल्ड करनी है। तो जितना कम आपकी क्वांटिटी होगी उतनी कम आपकी होल्डिंग कॉस्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, अभी आप 10 मंगा रहे थे तो 5 होल्ड करनी पड़ रही थी, उसके हिसाब से कॉस्ट देनी पड़ रही थी। अब आपने 20 मंगाई, अब आपको 10 होल्ड करनी पड़ रही, उसकी कॉस्ट देनी पड़ रही, और धीरे धीरे ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी
बढ़ती जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आपकी जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनता है, जिसको हम इसी को लेके करते हैं, वो कुछ इस तरीके का बनता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम परचेज कॉस्ट को नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे OC इज इक्वल टू HC होता है, हमें सबसे कम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिलती है। इस पॉइंट को टोटल कम इन्वेंट्री कॉस्ट मिलती है। हम इसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं EOQ के लिए, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होती है, और इसी पे आपकी टोटल कॉस्ट का ग्राफ सबसे मिनिमम आता है। हम इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जहां पे OC इज इक्वल टू HC है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? D बाई Q, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, इनटू ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट कितनी होती है? जो Q ऑर्डर किया उसी का एवरेज आप होल्ड करते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं होल्डिंग कॉस्ट का। ठीक, Q को एक तरफ करना है, बाकी चीजें ठीक है, तो Q का मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या हो गया? Q स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2D P नॉट CH नीचे आ गया CH, या फिर अंडर रूट 2D P नॉट अपॉन CH। जो ये फॉर्मूला हुआ, यही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, यही आपका मेन है। इसी को हम बोलते हैं EOQ। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और हैं जो आप इससे समझ लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको रटने नहीं है, आप रटिएगा मत। ये निकल गया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, आप चाहे तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, सिंपल निकल जाएगा। या फिर अगर आप फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं तो आप सीधे समझिए कि D बाई Q इंटू CO प्लस Q बाई 2 इंटू CH। आप ये भी देखते हैं कि दोनों बराबर ही होते हैं, ये दोनों एट EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती, तो आप इनको भी ऐड करके भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना एट EOQ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? साल भर की डिमांड कितनी थी? कैपिटल D। एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं? Q एट EOQ, ये नंबर ऑफ ऑर्डर निकल गए। तो यही सब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अप्लाई करने हैं अब आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग